जिस आलीशान महल में माता-पिता अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ मनाने गए थे, वहीं एक भयंकर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। लेकिन मौत के खौफ से जब लाडले बेटे ने अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए, तब उसी ठुकराए हुए बेटे ने अपनी जान की बाजी लगाकर माता-पिता को यमराज के चंगुल से खींच निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमारे समाज की बहुत ही पीड़ादायक सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी हमें बताती है कि जब मौत सामने खड़ी होती है, तब इंसान के असली रंग कैसे बाहर आ जाते हैं और कैसे खून के रिश्ते भी अपनी जान बचाने के लिए अपनों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह कहानी है लखनऊ के एक बहुत बड़े व्यापारी प्रभाकर अवस्थी जी की। प्रभाकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उनका आलीशान बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था। प्रभाकर जी और उनकी पत्नी वसुधा जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विनायक और छोटा बेटा सत्येंद्र। विनायक बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था, उसने बड़े शहर से पढ़ाई की थी और अब पिता के व्यापार को पूरी तरह से संभाल रहा था। विनायक जी पत्नी नीलम भी एक बहुत अमीर घर से थी और उसे अपने रसूख पर बहुत घमंड था। प्रभाकर जी को अपना बड़ा बेटा अपनी परछाई लगता था, उन्हें लगता था कि विनायक ही उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। वहीं दूसरी ओर छोटा बेटा सत्येंद्र बिल्कुल अलग था। सत्येंद्र सत्येंद्र को व्यापार और पैसों की दौड़ से कोई लगाव नहीं था। वह एक साधारण सी नौकरी करता था और अपना ज्यादातर समय गरीब बच्चों को पढ़ाने और समाज सेवा में बिताता था। प्रभाकर जी हमेशा सत्येंद्र को ताने मारते थे, पता नहीं ये लड़का किस पर गया है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और यह झुग्गियों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। विनायक को देख, आज व्यापार कहाँ से कहाँ ले गया है और तू बस मेरे नाम पर एक कलंक है। प्रभाकर जी अक्सर गुस्से में कहते। सत्येंद्र चुपचाप सब सुन लेता, वह कभी अपने पिता को पलटकर जवाब नहीं देता था। वसुधा जी का दिल अपने छोटे बेटे के लिए तड़पता जरूर था, लेकिन वह भी प्रभाकर जी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। समय बीतता गया, प्रभाकर जी की उम्र 65 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी शादी की 40वीं सालगिरह आने वाली थी। विनायक ने इस अवसर को एक बहुत बड़े जश्न में बदलने का फैसला किया। उसने हिमालय की वादियों में स्थित एक बहुत ही आलीशान और महंगे विश्राम गृह को पूरे एक हफ्ते के लिए बुक कर लिया। यह जगह शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर थी, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच थी। वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम था, लेकिन अंदर दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। सत्येंद्र को पहले तो इस यात्रा पर ले जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वसुधा जी की जिद के कारण विनायक को बेमन से सत्येंद्र को भी साथ ले जाना पड़ा। पूरा परिवार उस आलीशान महल जैसी जगह पर पहुंच गया। शुरुआत के 2 दिन बहुत ही शानदार बीते। विनायक और नीलम अपनी दुनिया में मगन थे। प्रभाकर जी अपनी शानो शौकत का आनंद ले रहे थे और सत्येंद्र चुपचाप प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था। लेकिन तीसरे दिन वादियों का मौसम अचानक बिगड़ गया। भयंकर बारिश और भूस्खलन के कारण उस विश्राम गृह का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गया। सड़कें टूट गई और टेलीफोन के तार भी गिर गए, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। उस इलाके में एक बहुत ही रहस्यमय और जानलेवा संक्रामक ज्वर फैल गया। यह एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी। विश्राम गृह के कई कर्मचारी अचानक खांसने लगे और उन्हें तेज बुखार आ गया। कुछ ही घंटों में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे वे। घर डर का माहौल पूरे विश्राम गृह में फैल गया। प्रबंधक ने सभी को अपने अपने कमरों में रहने की हिदायत दी। दुर्भाग्य से उसी रात वसुधा जी को भी जोरों की ठंड लगने लगी और तेज बुखार आ गया। सुबह होते होते प्रभाकर जी भी उसी जानलेवा बुखार की चपेट में आ गए। दोनों बुजुर्ग अपने कमरे में खांस खांस कर बेहाल थे, उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। जब विनायक को यह बात पता चली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह और नीलम अपने शानदार कमरे में थे। विनायक, हम इनके कमरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे, मैंने सुना है यह बीमारी छूने से और सांस से फैलती है। अगर हम वहां गए तो हम भी मारे जाएंगे, हमारी उम्र ही क्या है अभी, जान है तो जहान है, नीलम ने डरते हुए कहा। विनायक ने भी तुरंत सहमति से सिर हिला दिया। तुम ठीक कह रही हो नीलम, मैं कोई बेवकूफी नहीं करने वाला। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। बाबूजी के पास पैसा है, वो किसी भी कर्मचारी को पैसे देकर अपनी सेवा करवा लेंगे। दोस्तों, क्या औलाद और जायदाद कभी उस प्यार और सेवा की जगह ले सकती है जो एक संतान को अपने माता पिता के लिए करनी चाहिए? जब बुढ़ापे में माता-पिता को सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वही संतान जिसे उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा हो, वो मौत के डर से मुँह फेर ले हो, तो उस पिता के दिल पर क्या गुज़रती होगी? अगर आप भी इस पीड़ा को, माता-पिता के उस टूटे हुए विश्वास को महसूस कर पा रहे हैं, तो अपने इस बेटे विवेक की एक बात ज़रूर मानिएगा। आज ही, अभी अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ये एहसास दिलाता है कि आज भी इस दुनिया में भावनाओं और रिश्तों की कदर करने वाले लोग मौजूद हैं। आपके जुड़ाव से ही मुझे ऐसी गहरी और सच्ची कहानी आप तक पहुँचाने की ताकत मिलती है, जो बिना
देर किए वर्मा स्टोरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर जी दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से विनायक के कमरे के फ़ोन पर कॉल किया। विनायक ने फ़ोन उठाया। "बेटा, विनायक, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारी माँ को साँस नहीं आ रही है। थोड़ा पानी दे जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है।" प्रभाकर जी की आवाज़ रूंध गई थी। विनायक ने घबराई हुई आवाज में झूठ बोल दिया। बाबूजी, नीलम की भी तबीयत खराब लग रही है। हम बाहर नहीं आ सकते। आप लोग दरवाजा बंद रखिए। मैं प्रबंधक को फोन करके किसी को भेजता हूँ। और उसने फोन काट दिया। प्रभाकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे पर उन्हें इतना गुमान था, आज मौत के डर से उसने अपने माता पिता को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। पूरा विश्राम की खाली हो चुका था। कर्मचारी अपनी जान बचाकर छिप गए थे। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला। सामने सत्येंद्र खड़ा था। सत्येंद्र को जैसे ही पता चला कि उसके माता-पिता बीमार हैं, उसने अपनी परवाह किए बिना तुरंत उनके कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। "बाबूजी, माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी?" सत्येंद्र दौड़कर उनके पास गया और उसने वसुधा जी का सिर अपने गोद में रख लिया। "तू यहाँ क्यों आ गया सत्येंद्र? दूर रह हमसे। यह बीमारी जानलेवा है। तू भी मर जाएगा। जा यहाँ से।" प्रभाकर जी ने खांसते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र कहाँ मानने वाला था। "बाबूजी, बचपन में जब मुझे चेचक हुआ था, तब क्या माँ मुझे छोड़कर भाग गई थी? क्या आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? जब आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की, तो आज मैं अपने प्राणों के डर से आपको कैसे छोड़ दूँ?" सत्येंद्र ने तुरंत रसोई से गर्म पानी का इंतजाम किया। विश्राम गृह की छोटी सी डिस्पेंसरी से वह कुछ प्राथमिक दवाइयाँ ढूँढ कर ले आया। अगले 3 दिन और 3 रात सत्येंद्र एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसने अपने माता-पिता के शरीर को गीले कपड़े से पोंछा, उन्हें काढ़ा पिलाया, उनके पैरों की मालिश की। उस जानलेवा बीमारी के कीटाणु उस कमरे की हवा में तैर रहे थे, लेकिन सत्येंद्र को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ विनायक और नीलम अपने कमरे में कैद थे। वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विनायक ने एक बार भी अपने पिता को फ़ोन करके उनका हाल नहीं पूछा। उसे लगता था कि अब उसके माता-पिता नहीं बचेंगे। दोस्तों, एक तरफ वो बेटा था जिसे पिता ने सारी दौलत दी, और दूसरी तरफ वो बेटा जिसे सिर्फ़ तिरस्कार मिला। लेकिन परीक्षा की घड़ी में सच्चे सोने की पहचान हो ही जाती है। एक औलाद का सच्चा प्यार किसी जायदाद का मोहताज नहीं होता। अगर सत्येंद्र के इस बलिदान ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और आपकी आँखों में नमी ला दी है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह मंच अधूरा है। आपका एक सब्सक्राइब ही हमें ऐसी ही कहानी, इंसानियत और त्याग की कहानियाँ समाज के सामने लाने का हौसला देता है। कृपया लाल बटन दबा कर के इस भावुक परिवार का हिस्सा बनें। तीसरी रात प्रभाकर जी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सत्येंद्र समझ गया कि अब सिर्फ इन साधारण दवाइयों से काम नहीं चलेगा। उसने सुना था कि विश्राम गृह से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे एक सेना का एक छोटा-सा शिविर है, जहाँ एक फौजी डॉक्टर मौजूद है, लेकिन बाहर भयंकर तूफान आ रहा था। रास्ते में चट्टानें गिरी हुई थी। "बाबूजी, आप हिम्मत मत हारना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ।" सत्येंद्र ने अपनी जैकेट पहनी और उस काली तूफानी रात में बाहर निकल गया। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कई बार सत्येंद्र फिसला, उसके घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने माता-पिता का तड़पता हुआ चेहरा था। अपनी जान की बाजी लगाकर वह किसी तरह सेना के शिविर तक पहुंचा और वहां के डॉक्टर को सारी स्थिति बताई। फौजी डॉक्टर सत्येंद्र की इस हिम्मत को देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर तुरंत सत्येंद्र के साथ जीवन रक्षक दवाइयां लेकर विश्राम गृह पहुंचा। सही समय पर दवाइयां मिल जाने से अगली सुबह तक प्रभाकर जी और वसुधा जी की हालत में सुधार आने लगा। उनका बुखार टूटने लगा था। जब सुबह धूप खिली और यह खबर फैली कि सेना के लोग आ गए हैं और रास्ता साफ हो रहा है, तब विनायक और नीलम अपने कमरे से बाहर निकले। वे सीधे प्रभाकर जी के कमरे में गए। विनायक ने झूठा रोने का नाटक करते हुए कहा, "बाबूजी, माँ, आप लोग ठीक तो हैं? मैं तो डर के मारे पागल हो गया था। मैं तो बस मदद के लिए फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क नहीं था।" प्रभाकर जी जो बिस्तर पर बैठ गए थे, उन्होंने विनायक की तरफ एक बहुत ही ठंडी और कठोर नज़र से देखा। "नेटवर्क तो फ़ोन में नहीं था विनायक, लेकिन तूने तो अपने दिल के दरवाजे पर ही ताला लगा दिया था, जहाँ से हमारी चीखें तुझे सुनाई नहीं दी।" प्रभाकर जी की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा खालीपन था। "लेकिन बाबूजी, बीमारी फैल रही थी।" विनायक ने सफाई देनी चाही। "बीमारी तो मेरे दिमाग में थी विनायक," प्रभाकर जी ने बीच में ही उसे टोक दिया। "मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बड़ा बेटा ही मेरा असली वारिस है। मुझे तेरी दौलत और तेरे रुतबे पर घमंड था। लेकिन जब मौत मेरे सिरहाने खड़ी थी, तब तेरा वो रुतबा और तेरे वो पैसे मुझे एक घुट पानी भी नहीं दे पाए। मुझे उस बेटे ने जीवन दान दिया है, जिसे मैंने हमेशा धक्के मारे।" प्रभाकर जी ने सत्येंद्र का हाथ का सर पकड़ लिया। सत्येंद्र की आंखें लाल थी और वह थकान से चूर था। "मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैंने हीरे को हमेशा पत्थर समझा और कांच के टुकड़ों को अपनी तिजोरी में सजा कर रखा। आज से मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और मेरा ये जीवन भी।" प्रभाकर जी फूट-फूट कर रो पड़े। विनायक और नीलम का सिर शर्म से झुक गया। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चक्कर में न सिर्फ अपने माता-पिता को हमेशा के लिए खो दिया है, बल्कि
उस सम्मान को भी खो दिया है जो कभी उनके पास था। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा सबक देती है। रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि बुरे वक़्त के साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कमेंट में माता-पिता ज़रूर लिखें अगर आप अपने माता-पिता से सच्चा प्रेम करते हैं। धन्यवाद इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवारों के साथ ज़रूर ये कहानी शेयर करें। क्या पता कोई ऐसे लोग उनके साथ हो और उन्हें पता ना चल रहा हो, तो उन्हें पता चल जाए इस कहानी के माध्यम से। मैं और कहानी ऐसी लेकर आते रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कर दीजिए।